व्हाट इज पार्टनरशिप? क्या होता है पार्टनरशिप? कौन सा एक्ट से गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर वैसे तो मोस्टली जो भी आपकी एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी आपका इफ्स एंड बट्स या जो भी कंडीशन होती है वो आपकी कहाँ लिखी होती है? आपकी पार्टनरशिप डीड में। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होती है आपकी? इफ योर डीड इज साइलेंट। वैसे तो मेन जो बेसिस होता है वो क्या होती है? आपकी पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर सारी चीजें किससे गवर्न होती हैं? आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा एक्ट से गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। अब अगर आपकी डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट किस रेशो में शेयर होता है? हमेशा इक्वली। किसमें शेयर होता है? इक्वली। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देते हैं हम? 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर आपकी डीड साइलेंट हो तो ना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो ना आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देते हो। 6% इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप पार्टनर्स के लोन पर दे सकते हो वो आपका 6% होता है। So there is no interest on capital, no interest on drawings if your deed is silent. और in case your deed is silent तो आप लोन पर कितना इंटरेस्ट दे सकते हो? 6% per annum maximum। ठीक है। अब जब भी आपका पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, जब भी आपके पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कब कब चेंज होता है? या तो आपने क्या किया हो? चेंज इन योर टीएसआर। दो पार्टनर्स है ए एंड बी, दोनों पहले इक्वली ले रहे थे, अब एक बंदा ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो तो आप उसे क्या कर रहे हो? आप उसे ज्यादा दे रहे हो, 2:1 कर रहे हो, 2/3 एंड 1/3। तो जब भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज है तो हमें सारी चीजें दोबारा से करनी पड़ती है। ये क्या होता है आपका? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कब कब आता है? जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। सेकेंड टाइम कब आता है? जब आपके पार्टनरशिप में किसी पार्टनर का क्या होता है? एडमिशन होता है। या फिर क्या होती है? जब रिटायरमेंट या फिर डेथ, या फिर क्या जब होता है आपकी इंसॉल्वेंसी। या तो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या पूरी पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट हो जाती है। तो जो ऊपर वाले हमारे 4 टॉपिक्स हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर 12th क्लास एंड आई गेस फाउंडेशन में भी है। नहीं, फाउंडेशन में नहीं है। ठीक है, ये हम अपनी 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हम टॉपिक उठाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है उसके अंदर आपकी 2 चीजें आती हैं। एक होती है आपकी गेनिंग रेशियो और एक होती है आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, एक होता है आपका गेनिंग रेशियो और एक होता है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब निकाला जाता है? किस सिनेरियोस में? इन चारों केसेस में से कौन से सिनेरियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो मोस्टली निकलता है? जब एडमिशन होता है, when one person sacrifice for another partner, तब हम क्या निकालते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अदर देन दैट बाकी दोनों केसेस में, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी क्या निकलती है आपकी? गेनिंग रेशियो। ठीक है, रिटायरमेंट में भी डेथ में भी हम क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलती कैसे है? हमेशा ओल्ड माइनस न्यू। अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो सैक्रिफाइस कर रहे हो, नेगेटिव आ रही है तो गेन कर रहे हो। तो आपको दो फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत है। ऑलवेज रिमेंबर ओल्ड माइनस न्यू। अगर ये पॉजिटिव आ रही है, इफ दिस ओल्ड माइनस न्यू
इज पॉजिटिव तो आप क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइस, और इफ नेगेटिव तो आप क्या कर रहे हो, गेन। अगर आपको दूसरे सेंस में याद है तो याद, उसको वैसे ही याद रखो, कुछ भी बेसिस अपना मेरे हिसाब से चेंज मत करना। इफ योर बेसिस इज दैट स्ट्रांग कि तुम्हें याद है हम ऐसे ही निकालते थे, तो उसको वैसे ही रखना, कुछ मेरे कहने पर चेंज नहीं करना। क्या बच्चा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का मतलब होता है, जैसे अभी है 3:2, कोई नया पार्टनर आया तो आपकी रेशियो चेंज हो गई 4:2:5, ऐसा कुछ चेंज हो गया। ठीक है, एक होती है आपकी, ये क्या है, पहले से ही थी, और ये क्या हो गई आपकी, न्यू। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। ओल्ड माइनस न्यू मतलब अगर हमें पहले पार्टनर की निकालनी है तो 3/5 माइनस 4/11। ठीक है, अगर ये माइनस करने पर पॉजिटिव आता है वैल्यू, तो मतलब क्या है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है, बंदा अपना शेयर, प्रॉफिट का शेयर किसी और बंदे के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। और अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनर गेन कर रहा है, किसी के जाने से या किसी के आने से भी कभी कभी पार्टनर क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, इसके अंदर आपके दो टाइप के पार्टनर्स होते हैं, एक होते हैं आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो ऑलरेडी है, और दो और होते हैं, या तो इनकमिंग जो आ रहा है, या आउटगोइंग जो जा रहा है। एकदम बेसिक। ठीक, तो ऑलवेज रिमेम्बर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। अब गेनिंग, अगर नेगेटिव, मेरे को इजी यही लगता है कि भैया ओल्ड माइनस न्यू करो, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग है, नेगेटिव आया तो गेन कर रहा है, क्योंकि दो दो फॉर्मूला याद करने फिर उस टाइम पे नहीं चल रहा कि कौन सा किसका था, कौन सा किसका नहीं था। न्यू माइनस ओल्ड, वही मैं कह रही हूँ, अगर बेसिस तुम्हारा वैसे याद है तुम्हें तो उसी को ही वैसे ही रखना। अब पूरे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करने के लिए आपके 5 to 6 स्टेप्स होते हैं। सारे क्वेश्चंस उन 6 स्टेप्स में आपके खत्म हो जाते हैं, और उन स्टेप्स को अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कुछ भी मिस होने के चांसेस लेस देन 5% होता है। सबसे पहला स्टेप फॉर सॉल्विंग एनी पार्टनरशिप क्वेश्चन, स्टेप 1, कैलकुलेट न्यू पीएसआर, और अगर न्यू पीएसआर दी हुई है तो आप सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, सबसे पहला स्टेप। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं देखो, पहले न्यू पीएसआर कैलकुलेट कर लो, और न्यू पीएसआर के बाद सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो। ये आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके वर्किंग नोट में। सबसे पहला जो वर्किंग नोट बनेगा वो बनेगा आपका सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 जो भी कहा जाएगा आपके वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, विच इन इटसेल्फ इज अ थोड़ा लंबा टॉपिक, लेकिन हम स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करते हैं, गुडविल। गुडविल बीइंग एन इंटैंजिबल एसेट, इसको कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स हैं, जो हम अगर टाइम हुआ तो अभी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, गुडविल निकालने के बाद जो हमारी बेसिक एंट्री होती है वो हमेशा होती है गेनर्स टू सैक्रिफाइसर्स। मुझे नहीं याद एडमिशन में इनकमिंग आता है, आउटगोइंग आता है, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये एक एंट्री याद है जो आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हर जगह चल जाएगी, गेनर्स टू सैक्रिफाइसर्स। एडमिशन की कोई अलग एंट्री नहीं है, रिटायरमेंट की कोई एंट्री नहीं है। जब हम 12th में पढ़ते थे हमें समझाया जाता था इनकमिंग टू एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग टू आउटगोइंग, नहीं याद। गेनर्स टू सैक्रिफाइसर्स, सिंपल, हर जगह ये लॉजिक चल जाएगा। जो गेन कर रहा है वो डेबिट, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। ये जो स्टेप्स है ये आपके सारे में चल जाएंगे। ठीक है, इस एंट्री को पास करने के बाद स्टेप 3 जो आपका मेन
क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो मेन आपके उसमें जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल, प्रॉफिट एंड लॉस वाला नहीं, नॉमिनल। रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा होता है आपका? नॉमिनल अकाउंट। 1 मार्क का क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स आ जाएंगे। तो ओके, अब हमारा एक रूल होता है, डेबिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वही वाला रूल यहाँ लग जाता है। अगर आपको कोई भी गेन हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, कोई भी लॉस हो रहा है तो वो डेबिट होगा। सिंपल। असेट की वैल्यू कम हुई, डेबिट। असेट की वैल्यू बढ़ी, क्रेडिट। लायबिलिटी कम हुई, क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ी, डेबिट। सिंपल। मेरे को नहीं बताना टू और बाय कहाँ आता है, टू इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, मुझे नहीं बताना। अब आप इतने उसमें हो, इस लेवल पे हो कि यू कैन अंडरस्टैंड कहाँ मुझे लॉस हो रहा है, कहाँ मुझे गेन हो रहा है। सिंपल, मुझे रटवाना कुछ नहीं है। लॉस, डेबिट, गेन, क्रेडिट, कहानी खत्म। और वो भी आपका बेसिक अकाउंटिंग जो आपका लॉजिक है, डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन, इसमें भी कुछ नया नहीं। ठीक है, तो असेट की वैल्यू बढ़ रही है, कहाँ जाएगी? डेबिट में, क्रेडिट में? क्रेडिट बाय, क्योंकि हमें गेन हो रहा है। आपका कोई क्लोजिंग स्टॉक चोरी हो गया, कोई डेबिट साइड। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एकदम से आ गई, डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड लॉस हो गया ना। आपका कोई क्रेडिटर कह रहा है मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्रेडिट। ठीक है, आपके डेटर्स बढ़ गए, डेबिट। आपके डेटर्स कम हो गए। कोई क्रेडिटर इंसॉल्वेंट हो गया, उसे आपको पैसा नहीं देना। हाँ, कोई क्रेडिटर पैसा नहीं देना, हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर को पैसा नहीं देना, क्रेडिटर को पैसा नहीं देना ना। बैड डेट रिकवर्ड, क्रेडिट। क्लियर? अभी तक जितना करा कि नहीं? क्लियर? ये आपकी किस में जाता है? ये मेन सॉल्यूशन का पार्ट होता है। देन स्टेप 4 एंड स्टेप 5 आप कंसोलिडेटेड कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप 4 एंड स्टेप 5 को अलग अलग रखना। स्टेप 4, जितने भी आपको बैलेंस शीट में आपके एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स दिख रहे हैं, जर्नल रिजर्व, पीएनएल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो रिजर्व आपको दिख रहा है वो आप किस में बांटोगे? दोनों पार्टनर्स में बांट दोगे। अच्छा, एक और बात बताओ, रिवैल्यूएशन का गेन कौन सी रेशो में बढ़ता है? रटा होगा ना हम लोगों ने। जो उनकी गेन होती है, क्या लॉजिक होता है? रटा था हमने तो ये, क्योंकि न्यू पार्टनर आता है तो उससे पहले हमें जो भी गेन, उससे पहले ना, पहले कौन सी रेशो थी? ओल्ड। इसीलिए जो भी पुराना है वो सब किस में जाता है? ओल्ड में। ठीक है, जो भी पुराना है वो किस में जाता है? ओल्ड में। और ये जो ऊपर हमने गुडविल की एंट्री करी है, गेनर्स टू सैक्रिफाइजर्स, ये कौन सी रेशो में जाती है? वो जो एग्जैक्टली गेनर्स टू सैक्रिफाइजर्स है ना, तो ये आपकी किस रेशो में जाएगी? या तो गेनिंग रेशो में या सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सिर्फ यही एक एंट्री होती है जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में जाती है। बाकी जितना पुराना है वो किस में जाएगा? ओल्ड रेशो में। ठीक है, नया तो कुछ और होता नहीं है, तो न्यू रेशो में जाए। ये रिवैल्यूएशन का गेन किस में जाता है? ओल्ड पीएसआर में, क्योंकि पुराना होता है ये हमारा। कम बैक टू एक्यूमुलेटेड रिजर्व। एक्यूमुलेटेड रिजर्व हो गए आपके जनरल रिजर्व, पीएनएल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ओल्ड रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, क्योंकि भैया ये उनकी बैलेंस शीट का है, उन्हीं को ही मिलेगा, नए वाले को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये भी कहा जाता है वर्किंग नोट में, इफ यू वांट टू मेक अ सेपरेट नोट तो आप इसको सेपरेट नोट बना सकते हो, नहीं तो आप पीएनएल में डायरेक्टली भी इसे ट्रांसफर कर सकते हो। जितने भी आपकी लाइबिलिटी साइड वाले होते हैं वो कहा जाते हैं जर्नल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स, और जितने भी आपके असेट साइड वाले होते हैं, असेट साइड पे कौन सा हो सकता है? पीएनएल का डेबिट बैलेंस, तो वो कैसे जाता है? ओल्ड पार्टनर्स टू पीएनएल डेबिट बैलेंस। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जर्नल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कैसे करोगे उसे? डेबिट में डालकर। पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, खत्म कैसे करोगे उसे? क्रेडिट में डालकर। ठीक। स्टेप 5 मेन सॉल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नेचर होता है इसका? रियल, रियल की पर्सनल? पर्सनल होगा बेटा, व्हाई रियल? पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सन और पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल या नॉर्मल पर्सनल? अचानक से याद आ गया मेरे कि आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव का भी तो पंगा है। मतलब पर्सनल होगा ये। अब पर्सनल, नॉर्मल वाला पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव क्यों? हाँ तो पर्सन ही तो है। रिप्रेजेंटेटिव ए कंपनी बी कंपनी वाला होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल हमेशा प्रीपेड आउटस्टैंडिंग होता है, और नॉर्मल वाला तो ही नॉर्मल है, पर्सनल अकाउंट है। और ये आपका क्रेडिटर्स की तरह चलता है। क्रेडिटर्स जब बढ़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्रेडिट में। तो जो भी चीज इनके अकाउंट को बढ़ा रही है, कोई भी चीज जो इनके बैलेंस को बढ़ा रही है वो क्रेडिट में, कोई भी चीज जो इनके बैलेंस को कम कर रही है वो डेबिट में। मुझे नहीं लिखना यहाँ पर्टिकुलर्स, क्या करूंगी मैं लिख के? सिंपल सी बात है, जो बढ़ा रहा है वो क्रेडिट में, जो घटा रहा है वो डेबिट में। आपने जो ऊपर ये जर्नल रिजर्व बांटा, ये पार्टनर्स के अकाउंट को बढ़ाएगा कम करेगा? तभी आता है ना बाय जर्नल रिजर्व, तभी आता है बाय जर्नल रिजर्व। पीएनएल डेबिट बैलेंस आपके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाता है कम करता है? प्रॉफिट लॉस है, कम करेगा ना, इसलिए डेबिट साइड पे आता है, एसेट वाली साइड वाला बैलेंस। लॉस होता है ना वो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो बैलेंस शीट में स्पेसिफिकली एसेट वाली साइड पे लिखा होता है वो आपका लॉस होता है ना, वो लॉस आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कम करता है, दैट्स व्हाई वो डेबिट साइड पे आता है। रिवैल्यूएशन गेन क्रेडिट साइड और डेबिट साइड? क्योंकि उससे आपका अकाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। अगर कोई कैपिटल ला रहा है, कैश ला रहा है, तो वो किस साइड आता है? हमेशा क्रेडिट साइड। कैश ले जा रहा है तो किस साइड आता है? हमेशा डेबिट साइड। ये सारा हमें पता है ना, याद है हमको, पर उसका लॉजिक ये है। अब इसमें ऐसी कुछ दो चार चीजें आ जाएंगी कि हो सकता है नहीं पढ़ी हो पहले कभी, फिर इसको यही बेसिक याद करना है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हो सकता है इसी के अंदर एक स्टेप 5 हो, जो क्या होता था? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यूजुअली जो नया बंदा आता था उसके बेसिस पे हम करते हैं। जो नया बंदा आ रहा है
वो कितनी कैपिटल ला रहा है, उसका कितना शेयर है, उसको रिवर्स करके टोटल कैपिटल, और वो टोटल कैपिटल क्यों फिर न्यू पीएसआर में तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे ही होता है ना। जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो न्यू पार्टनर किसी शेयर के लिए आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो 1/4 के लिए आ रहा है, और 1/4 का शेयर वो कितना ला रहा है, वो 40,000 ला रहा है कैपिटल। कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए, और कैपिटल कितनी ला रहा है, 40,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी, 160, और हमारी रेशो है 2:1:1। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 80, 40, 40। और एक बात बताऊं, जब ये एडजस्टमेंट वाला आता है ना, तो लाइबिलिटी का टोटल हमेशा हमारा सही होता है। तो अगर बैलेंस शीट मैच ना हो रही हो तो लाइबिलिटी के साइड के टोटल को एसेट में लिख देना, सही होता है, क्योंकि उसमें कैपिटल का पंगा नहीं है। अगर एडजस्टमेंट वाला आ रहा है और तुम्हारी बैलेंस शीट नहीं मैच कर रही, तो एडजस्टमेंट की जो लाइबिलिटी साइड होगी ना, वो हमेशा सही होगी। उसी का ही टोटल असेट में लिख दोगे, तो अगर किसी कोई बंदा ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा तो वो मार्क्स आपको दे देगा एग्जाम में, अगर वो सिर्फ बैलेंस शीट का टोटल चेक कर रहा है तो जल्दी जल्दी चेक कर रहा और सिर्फ बैलेंस शीट का टोटल देख रहा तो हमें मार्क्स दे देगा। चांसेस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इस केस में ज्यादा हो जाते हैं अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है तो, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी साइड पे कुछ ज्यादा खास होता नहीं है, सिर्फ एक कैपिटल ही तो होती है, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिटर बचते हैं लास्ट में। तुम्हारा कैपिटल एकदम शॉर्ट है तो फिर बचा ही गया। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ रही है तो तुम्हारी बैलेंस शीट मैच होने के चांसेस, मतलब सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पता है तुम्हें इतना ही टोटल आना चाहिए मेरा, और तुम्हें अपनी गलती भी मिल जाएगी, जितना डिफरेंस आ रहा है हम ढूंढ लेते हैं, इतना तुम एक्सपर्ट हो जाते हैं बैलेंस शीट मैच करने में, हो जाते हैं ना। हम ढूंढ लेते हैं कहाँ क्या छूट गया, कहाँ गड़बड़ करी हमने। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आया तो इट्स इजी टू मैच आवर बैलेंस शीट। नॉर्मल वाले में पंगा हो जाता है, क्योंकि कैपिटल ही नहीं सही आ रही होगी तो कहाँ से मैच करोगे फिर। ये भी आपके मेन आंसर का पार्ट बनता है, बट अगर एडजस्टमेंट करनी है तो वर्किंग नोट में जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का यही एग्जांपल है बेटो, कि आपको मतलब इतना क्लोजिंग बैलेंस आता है, ये कैरी डाउन होता है कैपिटल का, और फिर उसके बाद वो जो बैलेंसिंग फिगर होती है, या तो वो बैंक से ला रहे होते हैं या ले जा रहे होते हैं, याद है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, है ना। तो फिर जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट या क्रेडिट में जहां भी आ रही होती है उसे हम बैंक से लेकर लाना और ले जाना फिनिश कर लेते हैं ना, या उनके करंट अकाउंट में डाल देते हैं। क्वेश्चंस करेगा तो गेट टू नो, बाकी होता है ऐसे कि ये आपका कैरी डाउन बैलेंस आता है। स्टेप 6 जो आपके वर्किंग नोट में जाता है, इन केस ऑफ एडजस्टमेंट या कुछ ऐसे अगर बैंक की बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। कोई बैंक ला रहा है, कोई ले जा रहा है, जहां पर भी एडजस्टमेंट हो रही है वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि कैपिटल कोई ला रहा होगा, कोई ले जा रहा होगा, या कुछ ऐसा बहुत सारी चीजें आ जा रही होंगी, तो भैया बैंक अकाउंट बना लो कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और एडजस्टमेंट में ही अगर आपका कैपिटल मैच कर रहा है तो द बैलेंसिंग फिगर बैंक में डाल दो। ये मैं उन सिनेरियोस में बता रही हूँ कि अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, मैं आपको साथ साथ वो भी बता रही हूँ कि शॉर्टकट्स क्या है, राइट। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में लायबिलिटी साइड टोटल हो गई, जो भी बैलेंस आ रहा है वो बैंक अकाउंट में डालना, मैच हो जाएगा। ठीक, कल को मेरे पीछे मत पड़ जाना, क्या बता दिया हमको। लास्ट स्टेप, स्टेप 7, बैलेंस शीट। और ये तीनों अकाउंट्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड रीवैल्यूएशन, ये तीनों अकाउंट्स आपके साथ बनेंगे आपकी आंसर शीट पर। रीवैल्यूएशन पार्टनरशिप एक साथ, बैलेंस शीट अलग,
अगर आपका बहुत मन कर रहा है तो तीनों अकाउंट्स अलग अलग शीट्स पे साथ में बनाओगे और साथ साथ इसकी पोस्टिंग भी करोगे, ठीक है। अलग अलग बनाओगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो जब हम क्लास में भी क्वेश्चंस करेंगे ये तीनों अकाउंट साथ में बनने चाहिए, इवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड योर बैलेंस शीट, ठीक। ये था आपके पूरे पार्टनरशिप का एकदम बेसिक्स, ठीक है, पूरे पार्टनरशिप का। अगर ये बेसिक्स हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कुछ क्वेश्चंस में स्टार्टिंग के, तो हमारा गलती होने के चांसेस आर लेस। Let's end the class here. In the next class, we'll start with goodwill के methods.